मैं आपके साथ ई वे बिल की डिस्कशन करने वाला हूं। ई वे बिल जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है या मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उनके लिए जो एक ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट जरूर आता है ई वे बिल का। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ई वे बिल, सबसे पहले जो ई वे बिल है वो रूल 138 ऑफ CGST रूल्स में डिफाइन किया गया है। ई वे बिल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। वे का मतलब होता है रास्ते का बिल, मतलब जब गुड्स आपकी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाती हैं तो उन गुड्स के बीच में यानी कि रास्ता जो आप तय करते हो उस रास्ते का बिल को कहते हैं ई वे बिल। ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, जिसका फॉर्म है GST ई वे बिल 01 और इसे कहते हैं रास्ते का बिल। और सबसे पहले दूसरी चीज की कंसेप्ट क्यों लाई गवर्नमेंट, वाई कंसेप्ट ऑफ ई वे बिल इंट्रोड्यूस्ड। तो सबसे पहले कंसेप्ट ये इसलिए लाई क्योंकि उन्हें कंप्लाई करवाना था GST लॉ से, ट्रैक करना चाहते थे मूवमेंट ऑफ गुड्स को, और सबसे बड़ी चीज वो कर्व करना चाहते थे टैक्स इवेजन को, क्योंकि ई वे बिल से पहले बहुत ही ज्यादा सेल्स टैक्स की चोरी होती थी। तो चोरी कैसे होती थी? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक सेलर दिल्ली में है और एक परचेजर हरियाणा में है। अब ये दिल्ली वाले को माल हरियाणा में अपने इस परचेजर को भेजना है, तो ये क्या करते थे कि एक बोगस या फेक इनवॉइस इशू करते थे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए उस इनवॉइस की वैल्यू है 10 लाख रुपीस और उस पर टैक्स है 1,80,000। तो जब ये माल दिल्ली से हरियाणा पहुंच जाता था तो इसमें ये क्या करते थे कि जैसे ही माल दिल्ली से हरियाणा पहुंचा तो ये परचेजर क्या करता था, बिल को फाड़ देता था। तो ई वे बिल आने से पहले इस कंसेप्ट को कबूतर बिल भी कहते थे, जिसमें क्या होता था जैसे ही माल एक प्लेस से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचता था तो जिसको वो माल मिला वो उस बिल को फाड़ देता था, जो इनवॉइस को होता था। अब ये इनवॉइस ना सेलर ने दिखाई दिल्ली वाले ने, ना परचेजर ने परचेज बुक करी, तो ये 1,80,000 का जो टैक्स था वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा। अब ये टैक्स इवेजन जो हुआ, जो टैक्स ये पे नहीं किया गया गवर्नमेंट को 1,80,000, ये क्यों पे नहीं हुआ? ये इसलिए पे नहीं हुआ क्योंकि पहले कोई भी चेकिंग नहीं होती थी ट्रांसिट के अंदर। अगर ये बिल चेक हो जाता ये रास्ते में तो इस बिल की सेल उनके रिकॉर्ड्स में, जो गवर्नमेंट है सेल्स टैक्स ऑफिसर है उनके रिकॉर्ड्स में आ जाती कि ये माल एक जगह से दूसरी जगह पर गया है और ये सेल की गई है। अगर ये बिल चेक नहीं होता, जैसे कि इस केस में हुआ, इसमें बिल चेक नहीं किया गया ट्रांसिट में, डिस्ट्रॉयड कर दिए गए इनवॉइस बाय सेलर और या परचेजर, दोनों ने किसी से इनवॉइसेस को डिस्ट्रॉयड कर दिया, मैनिपुलेशन कर दी। बाद में इनवॉइस जब माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया तो उन्होंने इनवॉइस को चेंज कर दिया, कोई भी सेल या परचेज बुक नहीं करी सप्लायर ने और रिसीवर ने, जिसकी वजह से ये टैक्स जो 1,80,000 था गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा। अब ई वे बिल आने से बेनिफिट्स क्या हुए गवर्नमेंट को? सबसे पहले क्रॉस चेकिंग होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि जब भी आप अपना ई वे बिल बनाते हैं तो उसमें जो भी आपके इनवॉइस की डिटेल्स होती हैं वो ई वे बिल पोर्टल पर भी आप अपलोड करते हो। तो एक तरह से आपका एक इनवॉइस ई वे बिल पोर्टल पर भी बनता है, जिसको गवर्नमेंट क्रॉस वेरीफाई कर सकती है कि आपने इन गुड्स की मूवमेंट करी है और उसकी वैल्यू इतनी है। और वंस ई वे बिल जनरेट कांट चेंज द इनवॉइस, एक बार ई वे बिल जनरेट हो गया तो अब आप अपने सेल्स इनवॉइस को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये दूसरा एक बेनिफिट मिला ई वे बिल के आने से। उसके बाद थर्ड बेनिफिट मिला ई वे बिल इंफॉर्मेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स टू गवर्नमेंट। ई वे बिल बनने से आपकी गुड्स की मूवमेंट की सारी इंफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट के पास जाने लगी। गवर्नमेंट को ये इंफॉर्मेशन जब पहुंचती थी कि पहुंचने लगी कि मूवमेंट्स गुड्स की हो रही है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, उसके बाद गवर्नमेंट के पास एक एविडेंस आ गया कि स्पेसिफिक कंसाइनमेंट और मूवमेंट ऑफ गुड्स हुई है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ? रिड्यूस होने लगा टैक्स इवेजन, क्योंकि इससे क्या हुआ गवर्नमेंट को, जब आपके पास गवर्नमेंट के पास एविडेंस है, उसके पास इंफॉर्मेशन है आपके मूवमेंट की कि गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर हुए हैं। अब आप इनवॉइस भी चेंज नहीं कर सकते, एक बार आपने ई वे बिल जनरेट कर दिया तो उसका इनवॉइस आपको जनरेट करना ही पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, अब प्रॉपर टैक्स गवर्नमेंट के पास जाने लगा। थोड़ी बहुत अभी भी ऊपर नीचे होता है, सेल्स टैक्स की चोरी होती है, अभी भी GST की चोरी होती है, लेकिन अब काफी हद तक रिड्यूस हो चुकी है। कोई भी बोगस या फेक इनवॉइस अब इशू होने बंद हो गए हैं। उसके बाद क्या आता है? जनरेशन ऑफ ई वे बिल। ई वे बिल जनरेट करने की मेन कंडीशंस क्या है? सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आपकी मूवमेंट ऑफ गुड्स होनी चाहिए। अगर आपकी गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रही हैं तो आपको ई वे बिल का कंसेप्ट आएगा। अगर आपकी सर्विस के केस में ई वे बिल का कंसेप्ट नहीं आता है, गुड्स की मूवमेंट के केस में अगर आपकी गुड्स मूवमेंट हो रही है गुड्स की तो आपका ई वे बिल का कंसेप्ट आएगा। और प्लस आपकी मूवमेंट तो होनी चाहिए गुड्स की, प्लस आपके जो गुड्स को मूव करा रहे हो उसकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए। चाहे आप इंटर स्टेट
करें, इंटर स्टेट आप गुड्स को भेजें या इंट्रा स्टेट आप गुड्स को भेजें, मतलब अपने स्टेट के अंदर ही गुड्स को अगर आप ट्रांसफर करते हैं या फिर आप अपने स्टेट से बाहर गुड्स को भेजते हैं और उनकी कंसाइनमेंट वैल्यू अगर 50,000 है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। और आपको जब ई वे बिल आप जनरेट करोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी कंसाइनमेंट की वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी ई वे बिल पोर्टल पर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। मतलब ये नहीं कि जब आप अपना ई वे बिल कब जनरेट करोगे, जब आप गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट करोगे उससे पहले आपको ई वे बिल जनरेट करना है। गुड्स की अगर आपने मूवमेंट स्टार्ट कर दी, गुड्स भेज देने के बाद आप अपना ई वे बिल जनरेट नहीं करोगे, उसके गुड्स के भेजने से पहले ही आपको ई वे बिल जनरेट करना है। तो ये 3 कंडीशन है ई वे बिल जनरेट करने की। सबसे पहले कि आपकी मूवमेंट ऑफ गुड्स होनी चाहिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आपके गुड्स जाने चाहिए, कंसाइनमेंट वैल्यू आपकी 50,000 से एक्सीड होनी चाहिए और उसके बाद आप बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स आप ई वे बिल जनरेट करोगे। अब यहाँ पर कंसाइनमेंट वैल्यू का मतलब क्या है? कंसाइनमेंट वैल्यू का मतलब है इनवॉइस वैल्यू जो डिक्लेयर्ड, कंसाइनमेंट वैल्यू जो डिक्लेयर की जाती है सेक्शन 15 में, और इसका मतलब है सिंपल इनवॉइस वैल्यू। अब इनवॉइस 2 तरीके के होते हैं, एक आपका टैक्स इनवॉइस होता है और एक आपका बिल ऑफ सप्लाई होता है। टैक्स, अगर आपका टैक्स इनवॉइस है तो हम कंसाइनमेंट वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे? जो भी आपकी बेसिक वैल्यू है विदाउट टैक्स इनवॉइस की, उसमें आप सारे अपने टैक्सेस जोड़ दीजिए जो भी आपके जीएसटी टैक्सेस हैं, यानी कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अगर आप विद इन स्टेट माल भेज रहे हैं तो सीजीएसटी, एसजीएसटी होगा, और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेज रहे हैं तो आपका आईजीएसटी होगा। उसको ऐड कर दीजिए, उसमें सारे सेस ऐड कर दीजिए और उसमें से लेस कर दीजिए जो भी आपकी वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई है या फिर कोई सर्विस है, क्योंकि सर्विस के केस में ई वे बिल एप्लीकेबल नहीं होता है और एग्जाम सप्लाई पर भी ई वे बिल एप्लीकेबल नहीं होता है। तो उसकी वैल्यू को आप लेस कर देंगे, जो भी आपकी बेसिक वैल्यू टैक्सेस, जीएसटी टैक्सेस प्लस सेस, और उसमें से लेस कर दीजिए जो भी आपकी वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई है और वैल्यू ऑफ एनी सर्विस है। तो फिर जो वैल्यू निकल करके आएगी तब आपको देखना है कि अगर वो 50,000 से एक्सीड करती है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना है। अगर बिल ऑफ सप्लाई है तो जो भी आपकी इनवॉइस वैल्यू है टोटल, क्योंकि बिल ऑफ सप्लाई में कोई टैक्सेस वगैरह तो नहीं होते, सीधा टोटल इनवॉइस की जो वैल्यू है वो आपको देखनी है। अब इसमें पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी इनवर्ड सप्लाई करते हैं फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, मान लीजिए आपने किसी ऐसे पर्सन से माल खरीदा है जिसके पास जो जीएसटी में रजिस्टर नहीं है, तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। इस केस में भी आपका ई वे बिल जनरेट होगा। अगर कोई सेल नहीं है, मतलब गुड्स की मूवमेंट नहीं है, गुड्स की मूवमेंट तो है लेकिन वो सेल नहीं है, अदर देन सप्लाई है, सप्लाई नहीं है, तो उस केस में आपको डिलीवरी चलान इशू करना पड़ेगा। और डिलीवरी चलान में अगर आपकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम स्टॉक ट्रांसफर करते हैं तो स्टॉक ट्रांसफर हमारी सेल नहीं होती है, वो सप्लाई नहीं है, सेल नहीं है, लेकिन मूवमेंट ऑफ गुड्स है। जब गुड्स की मूवमेंट हो रही है तो आपका ई वे बिल बनेगा। और सेकंड एग्जांपल है कि आप गुड्स जब अपने जॉब वर्कर को बेचते हैं, वो जब आप किसी को जॉब वर्क कराने के लिए गुड्स बेचते हैं तो वो भी आपकी सेल नहीं होती है, वो सिंपल आप गुड्स को जॉब वर्क कराने के लिए भेज रहे हो, फिर वो वापस गुड्स आपके पास ही आ जाएंगे। तो इस केस में भी आपका ई वे बिल बनेगा, क्योंकि ई वे बिल किस बेस पर बनेगा? आपके डिलीवरी चलान आपको एक बनाना पड़ेगा जिसकी अगर कंसाइनमेंट वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है तो आपका ई वे बिल जनरेट होगा। तो ई वे बिल कंक्लूजन क्या निकला कि ई वे बिल का डिसाइडिंग फैक्टर क्या है कि ई वे बिल कब बनेगा? ई वे बिल का डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपकी मूवमेंट ऑफ गुड्स अगर हो रही है, चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स ना हो, लेकिन अगर आपकी मूवमेंट ऑफ गुड्स है, गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहे हैं, तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। अगर आपकी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हैं प्लस आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो आपको ई वे बिल बनाना ही पड़ेगा। ये कंक्लूजन निकला। डिसाइडिंग फैक्टर क्या था ई वे बिल का? मूवमेंट ऑफ गुड्स। उसके बाद एक्सेप्शंस क्या आते हैं कि अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू लेस देन 50,000 है, मतलब कि 5,000 है, 10,000 है, चाहे इवन एक आपकी ₹1 भी है, अगर आप ₹1 की भी सेल करते हो तो इस केस में आपको ई वे बिल मैंडेटरी बनाना ही बनाना है। वो 2 केस हैं। अगर आप इंटर स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करते हो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की, या मूवमेंट करते हो गुड्स की हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की, और जिसको आप और जो मूवमेंट करा रहा है यानी कि सप्लायर, वो एग्जम्प्ट किया गया है फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अप टू अ सर्टेन लिमिट ऑफ टर्नओवर इन सेक्शन 24। मतलब कि ये सप्लायर को एग्जम्प्ट कराया गया है सेक्शन 24 में एक सर्टेन लिमिट ऑफ टर्नओवर तक कि आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इंटर स्टेट मूवमेंट करोगे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, चाहे आप ₹1 की भी सेल करो। उसके बाद अगर कोई प्रिंसिपल एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल बेचता है, किसी भी जॉब वर्कर को गुड्स बेचता है जो लोकेटेड इन अदर स्टेट,
तो ये ऐसा कंसेप्ट इसलिए लाया गया, मान लीजिए अगर प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर के यहाँ माल भेजा और वहीं से ही गुड्स आगे सेल कर दिए, तो वहां पर टैक्स इवेजन होने का एक खतरा था, जिस खतरे को दूर करने के लिए इन्होंने बोला कि अगर आप इंटर स्टेट मूवमेंट करते हो इन दो केसेस में, तो आपको ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा, चाहे आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से कम ही क्यों ना हो। अब आपके पास ऑप्शन है ईवे बिल जनरेट करने का, वॉलंटरली ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से नीचे है, 50,000 क्रॉस नहीं कर रही है, 5,000 है, 10,000 है या 20,000 है, तो भी आप ईवे बिल जनरेट करते हैं। अगर आपका मन करता है ईवे बिल जनरेट करने का तो आप कर सकते हैं। अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स इज कॉज्ड बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन टू अनदर अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी दूसरे अनरजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचता है, दोनों ही जीएसटी में रजिस्टर नहीं है, और फिर भी उनका मन करता है कि वो ईवे बिल बनाना चाहते हैं, तो वो बना सकते हैं ईवे बिल पोर्टल पर अपने आप को लॉगिन करवा करके, अपने आप को रजिस्टर करवा करके, भले ही वो जीएसटी में रजिस्टर नहीं है। अब रिस्पॉन्सिबल कौन है ईवे बिल जनरेट करने के लिए, कौन ईवे बिल जनरेट करेगा? मेनली ईवे बिल वही जनरेट करता है जो कॉजिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स करता है, मतलब जिसकी वजह से गुड्स का ट्रांसफर स्टार्ट हुआ है, मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, वो ही ईवे बिल को जनरेट करेगा। जैसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? रजिस्टर्ड पर्सन की होती है, जो कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब है जिसकी वजह से मूवमेंट स्टार्ट हो रही है गुड्स की, क्योंकि वो एंटायर डिटेल्स जानता है सप्लाई की, कि माल कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कौन ट्रांसपोर्टर, फिर ट्रांसपोर्टर डिटेल्स के बारे में भी पता होता है। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसकी वजह से कॉजिंग हो रही है मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो वो फिल करेगा पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी ईवे बिल 01, जिसकी वजह से एक यूनिक नंबर मिलता है, जो प्लेन जीएसटी नंबर, जिसको हम प्लेन ईवे बिल नंबर कहते हैं। वैसे तो ईवे बिल कोई भी जनरेट कर सकता है, एनीवन कैन जनरेट ईवे बिल, सप्लायर भी जनरेट कर सकता है, रिसिपिएंट भी जनरेट कर सकता है, और एक ट्रांसपोर्टर भी ईवे बिल को जनरेट कर सकता है। जिसको सारी इंफॉर्मेशन पता है वो ईवे बिल जनरेट कर सकता है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि रजिस्टर्ड पर्सन ही करेगा या रिसिपिएंट करेगा या ट्रांसपोर्टर करेगा, जिसके मन में आए वो ईवे बिल जनरेट कर सकता है। अब ईवे बिल का जो फॉर्म है, फॉर्म जीएसटी ईवे बिल 01 है, जिसमें आपके दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अब पार्ट ए में क्या डिटेल्स होती हैं? पार्ट ए में जो आपकी मेनली डिटेल्स होती हैं वो कंसाइनमेंट की डिटेल्स होती हैं। डिटेल्स मतलब मूवमेंट ऑफ गुड्स की, जो गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रही हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको पार्ट ए में फिल करनी है। तो पार्ट ए में क्या इंफॉर्मेशन होती है? बेसिकली जीएसटी नंबर होता है सप्लायर का जो माल भेज रहा है, जीएसटी नंबर होता है रिसिपिएंट का जिसको माल भेज रहे हो, सप्लायर का जीएसटी नंबर और रिसिपिएंट का जीएसटी नंबर। प्लेस ऑफ डिलीवरी, कहाँ माल जाना है उसका पिन कोड डालना होता है, और प्लेस ऑफ डिस्पैच, कहाँ पर माल जाएगा, कहाँ से माल जाएगा और कहाँ पर माल जाएगा उसका पिन कोड आपको डालना है। पिन कोड डालते ही आपका डिस्टेंस आ जाता है। जैसे ईवे बिल पोर्टल पर एक पिन कोड की फैसिलिटी होती है, वहां पर आपको डिलीवरी का पिन कोड और डिस्पैच का पिन कोड जैसे ही आप डालोगे तो आपकी वो बीच की दूरी को कैलकुलेट करके बता देगा। इनवॉइस और चलान नंबर डालना है, जो भी आपका इनवॉइस नंबर है या जो भी आपका चलान नंबर है, डेट ऑफ इनवॉइस डालनी है, HSN कोड डालना है, जो भी आपके गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हैं उसका HSN कोड, गुड्स की वैल्यू कितनी है यानी कि कंसाइनमेंट वैल्यू आपको डालनी है, ट्रांसपोर्ट का डॉक्यूमेंट नंबर डालना है, रीजन फॉर ट्रांसपोर्टर, रीजन देना है आपको कि आप ये गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस भेज रहे हो तो क्यों भेज रहे हो, या वो सप्लाई है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है या जॉब वर्क है, तो आपको वो रीजन उसमें मेंशन करना है। अब पार्ट बी में क्या आते हैं? पार्ट बी में बेसिकली आपकी ट्रांसपोर्टर की डिटेल आती है, जिसमें आपका गुड्स रिसीव्ड नंबर, रिसीप्ट नंबर मतलब GR नंबर, रेलवे रिसीप्ट नंबर और व्हीकल नंबर। जो मेन होता है व्हीकल नंबर आपको डालना है कि जो भी ट्रांसपोर्टर माल लेके जा रहा है उसकी इंफॉर्मेशन पार्ट बी में फिल की जाती है। इससे पता लग सके कि कौन सा ट्रांसपोर्टर माल को लेके जा रहा है, ट्रांसपोर्टर आईडी। उसके बाद अब आता है कि जैसे ही रजिस्टर्ड पर्सन ने अपना पार्ट ए कंप्लीट कर दिया इनफॉर्म जीएसटी ईवे बिल 01, तब क्या होगा? जैसे ही वो पार्ट ए फिल करेगा रजिस्टर्ड पर्सन जो अपनी गुड्स को मूवमेंट करा रहा है, तो एक यूनिक ईवे बिल नंबर जनरेट होता है जिसे हम सिंपल या प्लेन ईवे बिल नंबर कहते हैं। अभी आपका कंप्लीट ईवे बिल नंबर जनरेट नहीं हुआ है, आपका एक सिंपल ईवे बिल नंबर जनरेट हुआ है जो वैलिड रहता है 15 डेज तक। ये 15 डेज की टाइम लिमिट दी गई है ताकि ट्रांसपोर्टर अपनी पार्ट बी अपना फिल कर ले, पार्ट बी की इंफॉर्मेशन को पूरा कर ले। तो 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि अपनी पार्ट बी की इंफॉर्मेशन को फिल कर ले। ईवे बिल नंबर वैलिड नहीं होगा जब तक आप इंफॉर्मेशन पार्ट बी में फिल नहीं कर दोगे। फॉर एग्जांपल आपने पार्ट ए फिल कर दिया लेकिन पार्ट बी फिल नहीं करा, तो आपका अभी ईवे बिल जनरेट नहीं हुआ है, वो आपका वैलिड ईवे बिल नहीं है, इनवैलिड है।
जैसे ही आप अपना पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कंप्लीट कर देते हैं, तो जैसे ही वो दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तब आपका ई वे बिल जनरेट होगा। जैसे ही आपका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों फिल हो जाएंगे, दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, तब आपका एक वैलिड ई वे बिल नंबर जनरेट होगा। और जब आपका ई वे बिल एक बार जनरेट हो जाता है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपकी ई वे बिल में कोई गलती हो गई है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन रहता है कि आप ई वे बिल को अपना कैंसिल करिए और न्यू ई वे बिल को आप जनरेट करिए विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आता है कि जब हम ई वे बिल जनरेट कर देते हैं, हमारे पास ई वे बिल आ जाता है, तो जब हम माल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेकर के जाते हैं तो हमें ई वे बिल की कॉपी को अपने साथ रखना होता है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको फिजिकल कॉपी ऑफ ई वे बिल रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ई वे बिल नंबर है या उसकी सॉफ्ट कॉपी भी है फोन्स में या मोबाइल फोन्स में, तो वो भी कंसिडर किया जाएगा सफिशिएंट कंप्लायंस। आपको अगर सिंपल अपना ई वे बिल नंबर भी दिखा देंगे तो वो ई वे बिल नंबर को मैप करके पता लगा लेंगे कि ये गुड्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, और जो एक ऑफिसर को रास्ते में जो ट्रक रोकता है वो उस ऑफिसर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी मिल जाएगी। ई वे बिल इन केस ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर या कुरियर एजेंसी। ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन के थ्रू कोई माल सप्लाई करते हो, तो अगर जो आपका कंसाइनर है जो माल भेज रहा है वो ऑथराइज कर सकता है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को, जो कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन या कुरियर एजेंसी है, कि वो खुद ही ई वे बिल जनरेट कर ले, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों फिल कर ले। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन है ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है, इनको ई वे बिल के प्रोविजंस के बारे में पूरी जानकारी होती है, इनको फुल नॉलेज होती है ई वे बिल के रिगार्डिंग। तो उनको हम ऑथराइज कर सकते हैं, कंसाइनर ऑथराइज कर सकता है कि वो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों हमारी जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं वो फिल कर लें। और ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड इवन इफ कंसाइनमेंट वैल्यू इज 50,000। ये जो फॉलोइंग केसेस हैं इसमें ई वे बिल आपकी कोई जरूरत नहीं है बनाने की, अगर चाहे आपका 1 लाख का माल जा रहा हो चाहे 2 लाख का माल जा रहा हो। सबसे पहले किन केसेस में? ज्वेलरी या करेंसी, ये होती हैं रिस्की आइटम्स। फॉर एग्जांपल आप 100 किलो सोना लेकर के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहे हैं और आप उस सोने की जानकारी ई वे बिल पोर्टल पर डाल देते हैं। तो जब आपने ई वे बिल पोर्टल पर इसकी जानकारी डाल दी कि भाई मेरी ज्वेलरी या सोना जा रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो जो भी उस जानकारी को देखेगा और जिस रास्ते से आपका माल जा रहा होगा तो वो उसी रास्ते के बीच में अपने 2 बंदे खड़े कर देगा बंदूक लेके, वो आपका सारा सोना या करेंसी लूट लेगा। तो ये बहुत ही रिस्की आइटम है जिसके इन केसेस में ई वे बिल जरूरत नहीं होती है। ज्वेलरी या करेंसी बहुत रिस्की आइटम है, चाहे आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा ही क्यों ना हो, तो आप ई वे बिल जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स, अगर आप एग्जम्प्टेड गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल मिल्क, जिस पर टैक्स नहीं लगता है, तो आपको ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। यूज्ड पर्सनल या हाउस होल्ड इफेक्ट्स, फॉर एग्जांपल मैं अपना मेरा लैपटॉप है जो 1 लाख रुपए का है, मैं उसको यूज करता हूँ डेली बेसिस पर, मेरी पर्सनल चीज है और मैं उसको बैग में डाल करके लेके जा रहा हूँ, तो क्या मुझे ई वे बिल बनाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि वो मेरी पर्सनल है और हाउस होल्ड इफेक्ट की आइटम है, मेरी पर्सनल आइटम है, उसको मैं ई वे बिल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और एलपीजी फॉर सप्लाई टू हाउस होल्ड, मतलब घरों में जो एलपीजी सप्लाई होती है उस केस में भी ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। कैरोसिन ऑयल जो सोल्ड किया जाता है, एम्प्टी कंटेनर्स अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो उस केस में भी ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन बाय नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस, नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस का मतलब होता है जैसे आप रिक्शा या बैलगाड़ी के थ्रू माल को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाते हैं, तो उस केस में भी आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्ट ऑफ अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अगर आप ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अल्कोहल ट्रांसफर करते हैं तो ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। ट्रांसिट कार्गो फ्रॉम या टू नेपाल और भूटान, मतलब नेपाल या भूटान को अगर आप कोई भी कार्गो भेजते हैं या वहां से आता है तो आपको कोई भी ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। नॉन टैक्सेबल गुड्स जैसे कि पेट्रोल, जिन पर टैक्स ही नहीं लगता, नॉन टैक्सेबल गुड्स होती है जिन पर टैक्स ही नहीं लगता, तो जैसे कि पेट्रोल, इस केस में भी ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। एमपीटी एलपीजी सिलेंडर्स का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, मतलब बेचने के पर्पज से इनका ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है, तो फिर आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई यूनिट इनको बना करके एलपीजी सिलेंडर्स को बनाती भी है और फिर बेचती भी है तो ई वे बिल का कंसेप्ट आएगा। डिफेंस की आइटम्स हैं, वो जो सेंसिटिव गुड्स होती हैं, सेंसिटिव गुड्स हैं, तो इस केस में भी ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्ट फ्रॉम कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो complex and land custom stations to an ICD container freight station for clearance by custom, तो अगर ट्रांसफर किया जाता है कस्टम पोर्ट से किसी भी आईसीडी या कंटेनर फ्रेट स्टेशन पर तो भी आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। वेयर आर गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनर टू अ वेटमेंट ब्रिज, जैसे कि धर्म कांटे पर, फॉर एग्जांपल
मैं अपने ट्रक में गुड्स लदवा करके उसको धर्म घाटे तक वेट कराने के लिए लेके जा रहा हूं, तो क्या उस केस में भी ई वे बिल की जरूरत पड़ेगी? ई वे बिल की जरूरत कब तक नहीं पड़ेगी? अगर आपका प्लेस ऑफ कंसाइनर है जहां से माल जा रहा है और धर्म घाटे तक के बीच का डिस्टेंस अगर आपका 20 किलोमीटर से ज्यादा का नहीं है एंड मूवमेंट इज अकम्पेनिड बाय डिलीवरी चालान, अगर आपने डिलीवरी चालान बनाया है और आपकी जो धर्म कांटे तक का डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर तक का है, 20 किलोमीटर से ज्यादा का नहीं है, तो आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है, चाहे आपकी गुड्स की वैल्यू लाख, 2 लाख या 50,000 से ज्यादा क्यों ना हो। उसके बाद है अब मूवमेंट ऑफ गुड्स जो स्टार्ट की जाती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, वो कैसे की जाती है? या तो बाय रोड की जाती है, या फिर बाय रेल की जाती है, या फिर बाय रोड की जाती है, या बाय एयर या बाय सी की जाती है। अगर आप बाय रेल करते हो तो आपको रेलवे रिसीप्ट नंबर देना होता है एट द टाइम ऑफ बुकिंग। अगर आप बाय एयर करते हो तो एयर में बिल होता है EWB और बिल ऑफ लैडिंग होता है। अगर आप बाय सी यानी कि समुद्र के रास्ते से माल जाता है तो ये जो डॉक्यूमेंट नंबर्स होते हैं, अगर आप इन 3 के थ्रू माल की मूवमेंट्स कराते हो, गुड्स की मूवमेंट्स कराते हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो आपको एक डॉक्यूमेंट नंबर फिल करना पड़ता है फॉर्म ई वे बिल 01 में। उसके बाद क्या आता है कि अगर आप बाय रोड गुड्स की मूवमेंट करते हो तो 2 केसेस आते हैं कि सप्लायर के या तो अपने ट्रक्स होंगे या फिर वो किसी थर्ड पार्टी, किसी थर्ड ट्रांसपोर्टर से अपना माल भिजवाएगा। और उस केस में आता है कि अगर आप गुड्स की ट्रांसपोर्ट कराते हो बाय रेल, एयर या वेसल, तो इन्फॉर्मेशन इन पार्ट बी कैन बी फर्निश्ड आइदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। मतलब आप गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है तो आप उसके पहले भी ई वे बिल की में पार्ट भी फिल कर सकते हैं या उसके बाद भी फिल कर सकते हैं। अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो रेल के थ्रू, रेलवे आपकी गुड्स को डिलीवर तब तक नहीं करेगा जब तक आप ई वे बिल फर्निश नहीं कर दोगे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो एक कंडीशन है। अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हो बाय रोड तो ई वे बिल विल बी जनरेटेड ओनली आफ्टर फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी ऑफ जीएसटी ई वे बिल 01। और कमेंसमेंट कब स्टार्ट होगी? जब आफ्टर फिलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी, मतलब अगर आप गुड्स की ट्रांसपोर्ट करते हो बाय रोड तो आपकी मूवमेंट कब स्टार्ट होगी? जब आप इंफॉर्मेशन फिल कर दोगे अपनी पार्ट बी में। और उसके बाद आता है कि जब आप बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो आप अपने ऑथराइज कर सकते हो ट्रांसपोर्टर को कि वो फिल कर दे पार्ट ए ऑफ जीएसटी ई वे बिल 01। मतलब जो कंसाइनर है वो अपने ट्रांसपोर्टर को भी ऑथराइज कर सकता है कि वो उसका पार्ट ए भी फिल कर दे और पार्ट बी तो वो फिल ही करेगा। और इस केस में क्या आता है कि अगर आप बाय रोड के थ्रू माल भेजते हो और सप्लायर के अपने ट्रक्स हैं, जो माल भेज रहा है उसके पास अपने ही ट्रक्स हैं या फिर वो किसी थर्ड पार्टी के ट्रक्स मंगवा करके माल को भेजता है, तो इस केस में क्या होता है कि अगर सप्लायर के अपने ट्रक्स हैं तो जो सप्लायर माल भेज रहा है वो पार्ट ए भी फिल करेगा और पार्ट बी भी फिल करेगा ऑफ जीएसटी ई वे बिल 01, क्योंकि दोनों उसके पास हैं, ट्रक्स भी, ट्रांसपोर्टर भी वही है और सप्लायर भी वही है। अगर वो किसी थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टर के थ्रू माल को भिजवाता है तो पार्ट ए सप्लायर फिल करेगा या पार्ट बी ट्रांसपोर्टर फिल करेगा। तो दोनों केसेस में, इस केस में थर्ड पार्टी जो ट्रांसपोर्टर है, इस केस में पार्ट ए और बी ट्रांसपोर्टर भी फिल कर सकता है अगर वो ट्रांसपोर्टर को ऑथराइज कर देता है, अगर वो ट्रांसपोर्टर को ऑथराइज कर देगा। उसके बाद है कैंसिलेशन ऑफ ई वे बिल। आपने ई वे बिल जनरेट कर दिया, उसमें कोई भी गलती है तो आप गुड्स नॉट ट्रांसपोर्टेड, अगर आपकी गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं की गई, आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं की गई या ई वे बिल में कोई गलती हो गई तो आप ई वे बिल को कैंसिल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन ऑफ ई वे बिल। जब आपने ई वे बिल जनरेट कर दिया तो उसके बाद आपको 24 घंटे का टाइम दे रहा है कि आप अपने ई वे बिल को कैंसिल कर सकते हैं। और आप ई वे बिल को कब कैंसिल नहीं कर सकते? चाहे आपका 24 घंटे का टाइम अभी खत्म ही ना हुआ हो, इफ इट इज हैज बीन वेरीफाइड इन ट्रांजिट। फॉर एग्जाम्पल कि मैं माल एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेकर के जा रहा हूँ, बीच में एक सेल्स टैक्स ऑफिसर खड़ा था जिसने मेरे ट्रक को रोक लिया और उसने मेरे गुड्स को वेरीफाइड कर लिया या मेरे ई वे बिल को वेरीफाइड कर लिया एक बार, और उसके बाद मैं ये बोलूं कि मैं अपना ई वे बिल कैंसिल करना चाहता हूं, तो आप नहीं कर सकते, चाहे आपके अभी 24 घंटे का आपके पास टाइम ही क्यों ना हो। अगर गुड्स एक बार वेरीफाइड कर लिए गए ट्रांजिट में किसी भी सेल्स टैक्स ऑफिसर के द्वारा, तो फिर आप अपने ई वे बिल को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, फिर वो वेरीफाइड हो चुका है। आपको कैंसिल तब तक कर सकते हैं जब तक आपका जो 24 घंटे का टाइम है या फिर आपका जो सेल्स टैक्स ऑफिसर है उसको वेरीफाइड ना कर ले विद इन 24 आवर्स, तब तक आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर एक बार वेरीफाइड हो गया ए सेल्स टैक्स ऑफिसर के द्वारा, चाहे आपके पास 24 घंटे का भी टाइम अभी बचा है, तब भी आप कैंसिल नहीं कर सकते।
एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ई वे बिल। कंसाइनर और कंसाइनी के पास ये एक राइट है कि वो जो उसको ई वे बिल उसके पोर्टल पर जनरेट किया गया है, मतलब उसके लिए जनरेट किया गया है, वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का जो राइट दिया गया है कंसाइनर और कंसाइनी को दिया गया है, और ये इस ई वे बिल को एक्सेप्ट और रिजेक्ट विद इन 72 आवर्स में कर सकते हैं ऑफ द डिटेल्स बीइंग मेड अवेलेबल। जैसे ही उनको अवेलेबल होती है पोर्टल पर उसके 72 आवर्स में उसको कैंसिल, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अपनी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन विद इन 72 आवर्स में नहीं बताई तो हम ये मान लेंगे कि आपने डीम्ड हैज एक्सेप्टेड बाय द कंसाइनर और कंसाइनी, आपने मान लिया है कि वो ई वे बिल सही है और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है अगर आप विद इन 72 आवर्स में अपनी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन की कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। उसके बाद आता है वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई वे बिल। आपने ई वे बिल बना लिया, आपका ई वे बिल पार्ट ए और पार्ट बी आपने दोनों फिल कर लिया, आपका ई वे बिल नंबर जनरेट हो गया जो वैलिड है, वैलिड ई वे बिल नंबर जनरेट हो गया। तो अब उसमें जो वैलिडिटी होती है पीरियड की वो कैसे डिसाइड की जाती है? वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई वे बिल डिसाइड किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस फॉर द गुड्स हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड। मतलब कि जो गुड्स आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जा रहे हो उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस के बेस पर वैलिडिटी पीरियड डिसाइड की जाती है ई वे बिल की। सबसे पहले आता है कि ओडीसी। ओडीसी का मतलब होता है ओवर डायमेंशनल कार्गो। मतलब वो ओवर डायमेंशनल कार्गो का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे आप ये ट्रक्स देख सकते हैं, इनके ऊपर जो माल लदा है वो उनके डायमेंशन से बाहर जा रहा है। मतलब गुड्स जो है वो ट्रक के एरिया, जो ट्रक का एरिया है जिसमें माल रखा जाता है उससे भी बाहर जा रहा है। फॉर एग्जांपल आपने हाईवेज पर देखा होगा कि ट्रक्स जो जाते हैं चलते हैं उनमें सरिये जो रखे होते हैं, सरिये जो रखे होते हैं ट्रक्स में, वो ट्रक के डायमेंशन से बाहर निकले होते हैं, लटके हुए होते हैं। तो ये जो ट्रक्स होते हैं ये ओवर डायमेंशनल कार्गो कहते हैं इन्हें। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं, दो पिक्चर्स में कि जो माल है वो गुड्स हैं वो उसके डायमेंशन से बाहर जा रहे हैं। तो ये जो ट्रक्स होते हैं ये बहुत धीरे धीरे चलते हैं। हाईवेज पर आपने देखा होगा ज़्यादा तेज नहीं चला सकते इनको, तो इसमें एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। तो जब आपका ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो आपको वैलिडिटी पीरियड कितनी दी जाती है ई वे बिल की? आपका ई वे बिल अगर आपने जनरेट कर दिया तो वो कितने दिन तक वैलिड रहता है? अगर आपका डिस्टेंस 20 किलोमीटर तक का है तो आपको एक दिन की वैलिडिटी दी जाती है। अगर आपका एवरी 20 किलोमीटर फॉर पार्ट, जैसे ही 20 किलोमीटर से 1 किलोमीटर या पार्ट जैसे ही ऊपर जाता है तो आपको एक एडिशनल दिन, एक 1 एडिशनल डे आपको मिल जाता है। और अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो मतलब कि जो नॉर्मल ट्रक्स होते हैं, जो आपके छोटा हाथी होता है या फिर आपका नॉर्मल ट्रक्स होता है जो आपका माल लेकर के जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो उस केस में जो लिमिट थी वो पहले 100 किलोमीटर्स की थी जिसमें एक दिन मिलता था, और एवरी 100 किलोमीटर्स और पार्ट के लिए आपको 1 एडिशनल डे मिलता था। लेकिन ये जो 100 किलोमीटर्स की लिमिट है इसको चेंज करके 200 किलोमीटर्स कर दिया गया है बाय नोटिफिकेशन नंबर 94/2020 सेंट्रल टैक्स जो 22 दिसंबर 2020 को आई थी। अब आपको जो दूरी 100 किलोमीटर्स की कवर करनी होती थी एक दिन में, तो अब आपको एक दिन में 200 किलोमीटर की दूरी आप कवर कर सकते हो, और जैसे ही आपका 200 किलोमीटर इससे ऊपर जाएगा तो आपको एक एडिशनल डे मिल जाएगा। और इस नोटिफिकेशन में एक और चेंज आया था कि फॉर एग्जांपल अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है जीएसटी अथॉरिटीज ने तो अब आप ई वे बिल भी जनरेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है एमएमटी, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जब आपके एक से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होते हैं आपके गुड्स के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मतलब आपके गुड्स जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं तो उसमें एक से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट है, जिसमें फॉर एग्जांपल आप पिक्चर में देख सकते हैं कि मान लीजिए मैंने एक माल एक प्लेस से दूसरे प्लेस भेजा जिसमें थोड़ी दूरी तो मेरी ट्रक ने तय करी, उसके बाद मैं रेल के थ्रू माल लेकर के गया, उसके बाद मैं शिप के थ्रू माल लेकर के गया, उसके बाद मैं ये प्लेन के थ्रू माल लेकर के गया। तो थोड़ी थोड़ी दूरी अलग अलग व्हीकल्स के थ्रू मैंने ट्रांसपोर्ट करी है, तय करी है, जैसे रेल के थ्रू, ट्रक के थ्रू या हवाई जहाज के थ्रू या फिर ये जो मेरा शिप है इसके थ्रू। तो इसका मतलब होता है एमएमटी, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। तो उसमें डिस्टेंस क्या दिया जाता है, वैलिडिटी कितनी होती है जो आप ई वे बिल जनरेट करोगे इस केस में। अगर आपका 1 लाख जिसमें मतलब एक दूरी आपकी शिप के थ्रू पूरी हो रही है, मतलब आप ट्रक के थ्रू माल ले गए, फिर उसके बाद आप रेल के थ्रू माल ले गए, उसके बाद आप शिप के थ्रू माल ले गए, मतलब एक दूरी जो आपकी वो शिप के थ्रू पूरी हो रही है, तो आपको 20 किलोमीटर तक के लिए एक दिन की वैलिडिटी होती है ई वे बिल की। और जैसे ही 20 किलोमीटर से ऊपर जाता है तो 1 एडिशनल डे आपको मिल जाता है। अब आपकी जो वैलिडिटी पीरियड है ये स्टार्ट कब से होती है? ये उस दिन से स्टार्ट होती है जिस दिन आपका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कंप्लीट हो जाते हैं, ई वे बिल नंबर आपका आ जाता है, उस दिन से आपकी वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट हो जाती है। अब रेलिवेंट डेट फॉर काउंटिंग वैलिडिटी पीरियड, मतलब वैलिडिटी पीरियड को कैसे काउंट किया जाएगा कि एक दिन कैसे काउंट किया जाएगा। पीरियड ऑफ वैलिडिटी ई वे बिल हैज बीन जनरेटेड
टू एक्सपायरिंग एट मिडनाइट ऑफ द डे। इसको समझने के लिए जैसे मान लीजिए आपकी एक जो ई वे बिल है उसकी वैलिडिटी 1 दिन की है। आपने 1 मार्च को 4 बजे अपना ई वे बिल जनरेट कर दिया, ई वे बिल नंबर आपके हाथ में आ गया तो आपकी वैलिडिटी स्टार्ट हो गई। तो 1 दिन की वैलिडिटी है, तो ये क्या 2 मार्च 4 बजे तक वैलिड रहेगा? नहीं, ये आपका 2 मार्च 12 बजे तक वैलिड रहेगा। जो वैलिडिटी है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? जनरेट से लेकर के एक्सपायरिंग कब होती है? मिडनाइट ऑफ द डे, मतलब जिस दिन आपने जनरेट करा है और जितने दिन की आपकी वैलिडिटी है उस दिन के 12 बजे तक आपका ये ई वे बिल वैलिड रहेगा। और उसके बाद आता है कंसोलिडेटेड ई वे बिल। फॉर एग्जांपल कि मैं जो ट्रांसपोर्टर हूँ, मैं मल्टीपल सप्लायर का माल लेकर के जा रहा हूँ और मुझे अलग अलग जगह पर माल छोड़ना है, ट्रांसपोर्ट करना है, मल्टीपल कंसाइनमेंट है और ट्रांसपोर्ट एक ही व्हीकल के थ्रू हो रहा है, एक ही कन्वेंस के थ्रू हो रहा है, तो मैं फॉर्म जीएसटी ई वे बिल 02 भर सकता हूँ मल्टीपल कंसाइनमेंट के केस में, यानी कंसोलिडेटेड ई वे बिल बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे सप्लायर 1 है और ये रिसिपिएंट है। एक सप्लायर ने अपना माल भेजा जिसकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 की थी, सप्लायर 2 ने माल भेजा उसकी भी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 की थी। ये रिसीवर रिसिपिएंट 2 है, ये सप्लायर 3 है। ये 3 सप्लायर ने एक ट्रक के अंदर ये माल भेजा और उन सबकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो आप फॉर्म जीएसटी ई वे बिल 02 बना सकते हैं। और जैसे ही आप इसमें क्या करेंगे, आप इंडिकेटिंग करेंगे अपना सीरियल नंबर ऑफ ई वे बिल, मतलब कि जो भी आपने ये 3 ई वे बिल बनाओगे या तो आप अलग अलग ई वे बिल बना लीजिए और उन सबके ई वे बिल के नंबर जो है वो एक फॉर्म जीएसटी ई वे बिल 02 ओपन करिए कंसोलिडेट ई वे बिल का। वहां पर हर जो भी आपने सप्लायर 1 का जो ई वे बिल नंबर है उसको ई वे बिल नंबर डालेंगे तो उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। तो आप ऐसी फॉर्म जीएसटी ई वे बिल 02 में आप एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल बना सकते हैं। इस केस में क्या होगा, 2 ऑप्शन है, या तो आप कंसोलिडेटेड ई वे बिल अपने पास रखिए या फिर आप अलग अलग ई वे बिल जो सेपरेटली ई वे बिल जनरेट हुए उनको कैरी करिए या फिर एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल आप कैरी कर लीजिए। और उसके बाद क्या आता है, यहाँ इस केस में तो सबकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी केस में मेरी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा नहीं है। यहाँ पर 30,000 है, यहाँ पर 40,000 है और यहाँ पर 45,000 है। तो इस केस में अगर मेरी एग्रीगेट वैल्यू मिला करके भी 50,000 से ज्यादा हो जाती है तो भी मैं कंसोलिडेटेड ई वे बिल बनाऊंगा। जैसे कि एग्रीगेट वैल्यू मेरी 50,000 से ज्यादा है तो मैं जीएसटी ई वे बिल 02 जो कंसोलिडेटेड ई वे बिल होता है वो मैं जनरेट कर सकता हूँ और उसमें इंडिकेट करूंगा अपनी सीरियल नंबर्स जो भी मैं जनरेट करूंगा ई वे बिल का। और उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑफ ई वे असाइन द ई वे बिल। वन ट्रांसपोर्टर से अनदर ट्रांसपोर्टर को अगर आप ई वे बिल असाइन करना चाहते हैं तो उस केस में क्या आता है कि आप एक ट्रांसपोर्टर से दूसरे ट्रांसपोर्टर को अपना असाइन कर सकते हैं ई वे बिल। सबसे पहले क्या आता है, फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड ने ट्रांसपोर्टर ए के प्रेमाइसिस पर माल छोड़ा। अब ए लिमिटेड चाहता है कि ट्रांसपोर्टर ए मेरा माल दिल्ली से हरियाणा लेकर के जाए, लेकिन ट्रांसपोर्टर ए ने बोला कि भाई मेरा जो 16 टायर का ट्रक है वो आपके प्लेस पर नहीं आ सकता, तो आप एक काम करिए जो आपका माल है वो छोटे छोटे ट्रक्स में लदवा करके या फीडर ट्रक्स जो होते हैं उनमें लदवा करके मेरे प्रेमाइसिस पर भेज दीजिए, मैं आगे आपका माल हरियाणा में ट्रांसफर कर दूंगा, हरियाणा को ट्रांसपोर्ट कर दूंगा। तो इस केस में भी जब ए लिमिटेड अपने इस ट्रांसपोर्टर ए को प्रेमाइसिस पर जो माल भेज रहा है तो क्या इस केस में भी ई वे बिल जनरेट होगा। तो इस केस में बोला गया है कि अगर आपका विद इन सेम स्टेट है ट्रांसपोर्टर पर डिस्टेंस आपका 50 किलोमीटर तक है तो आप पार्ट ए फिल करके अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। पार्ट बी जब फिल होगा जब ये ट्रांसपोर्टर ए के प्रेमाइसिस से माल मेन ट्रक में आगे ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। और उसके बाद आता है कि अब मान लीजिए ट्रांसपोर्टर ए के प्रेमाइसिस तक माल छोड़ दिया ए लिमिटेड ने, अब ट्रांसपोर्टर ए के प्रेमाइसिस ने मेन ट्रक में ये माल को ट्रांसफर कर दिया कि अब ये माल आगे हरियाणा तक लेकर के जाएगा। तो ये अब क्या करेगा, मूवमेंट जब स्टार्ट होगी, जब ये पार्ट बी में फिल कर देगा अपनी सारी इंफॉर्मेशन, देन ही मूवमेंट स्टार्ट होगी, उसके अलावा मूवमेंट स्टार्ट नहीं होगी। पार्ट ए तो सेम ही रहेगा, पार्ट ए तो फिल हो चुका है, उसे अब कोई उसमें चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन पार्ट बी में चेंजेस होंगे जैसे ही ये माल ट्रांसपोर्टर ए के प्रेमाइसिस से मेन ट्रक में जाएगा। उसके बाद है मान लीजिए मेन ट्रक ए जो है वो अपना माल लेकर के जा रहा था, रास्ते में ब्रेक डाउन हो गया, एक्सीडेंट हो गया या कोई भी किसी कारण से अब ये माल आगे नहीं लेके जा सकता, तो इस केस में क्या होगा, ये दूसरे ट्रक में माल भेजेगा। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे ही एक ट्रक से दूसरे ट्रक में माल की शिफ्टिंग की जाती है, गुड्स की शिफ्टिंग की जाती है, तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट ये जो मेन ट्रक ए है वो असाइन करेगा ई वे बिल टू न्यू ट्रांसपोर्टर। जैसे ये न्यू ट्रांसपोर्टर है इसको ई वे बिल अपना असाइन कर देगा, वो जो न्यू ट्रांसपोर्टर है वो अपडेट करेगा न्यू व्हीकल नंबर, मतलब जिस व्हीकल नंबर अब जो मेन ट्रक भी
जो है वो माल लेकर के आगे जाएगा तो ये अपना न्यू व्हीकल नंबर इसमें अपडेट कर देगा ई वे बिल नंबर में। पार्ट ए सेम रहेगा, पार्ट ए में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन पार्ट बी में आपके चेंजेस होंगे। पार्ट बी आप जितनी बार चाहे चेंजेस कर सकते हैं, विद इन वैलिडिटिंग पीरियड के अंदर आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब इसमें बोला है इफ द व्हीकल्स ब्रेक डाउन व्हेन द गुड्स आर बीइंग कैरिड विद एन ई वे बिल देन ट्रांसपोर्टर कैन गेट द व्हीकल रिपेयर्ड एंड कंटिन्यू द जर्नी इन सेम ई वे बिल। अगर मान लीजिए ये मेन ट्रक ए है, इसका ब्रेक डाउन हो गया है, तो इस केस में क्या करेगा, या तो ये अपने व्हीकल को रिपेयर कराएगा और अपनी जर्नी को उसी ई वे बिल से आगे कंटिन्यू कर लेगा। अगर ये आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता है, ये ट्रक भी आगे कंटिन्यू कर रहा है, अगर वो व्हीकल को चेंज करते हैं, then he has to enter the new vehicle details in that ई वे बिल नंबर। उसको न्यू व्हीकल की डिटेल्स को एंटर करना पड़ेगा। जो ट्रक भी है उसके ट्रांसपोर्टर को न्यू व्हीकल्स डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी ई वे बिल पर ऑन द ई वे बिल पोर्टल यूजिंग अपडेटिंग व्हीकल नंबर ऑप्शन होता है इन पार्ट बी में, एंड कंटिन्यू द जर्नी इन न्यू व्हीकल विद इन द ओरिजिनल वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई वे बिल। मतलब जो भी इसकी वैलिडिटी पीरियड है उसके अंदर ही उसे पार्ट बी में अपडेट करना पड़ेगा अपना जो न्यू व्हीकल नंबर है। The user can update Part B any vehicle's detail as many times as he wants for movement of goods to the destination. However, the updating should be done within the validating period. उसके बाद आता है आप एक्सटेंशन ले सकते हो वैलिडिटी पीरियड की विद इन 4 आवर्स बिफोर और आफ्टर द टाइम ऑफ इट्स एक्सपायरी। मतलब कि आपका जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर होने वाली है तो उसके 4 घंटे पहले और 4 घंटे बाद तक आप अपनी एक्सटेंशन करा सकते हैं। फॉर ये जो मेरा केस था जिसमें एक ट्रक से दूसरे ट्रक में माल जाता है, ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, ट्रांसपोर्टर ट्रांसफरिंग गुड्स वन कन्वेंस टू अनदर इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट। अगर वो ट्रांसफर करते हैं कन्वेंस से दूसरे कन्वेंस में, क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट हो गया है या ब्रेक डाउन हो गया है या रोड क्लोज है ड्यू टू प्रोटेस्ट, जैसे फार्मर का प्रोटेस्ट हो रहा था, तो विद इन स्पेसिफाइड टाइम मैक्सिमम उनको 8 आवर्स का टाइम दिया जाता है कि बिफोर सच ट्रांसफर एंड फर्दर मूवमेंट ऑफ गुड्स अपडेट करें द डिटेल्स ऑफ सच न्यू कन्वेंस। जो भी न्यू कन्वेंस से माल जाएगा इन द ई वे बिल ऑन द ई वे बिल पोर्टल इन फॉर्म जीएसटी ई वे बिल 01 में। उसके बाद आता है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वेंसेज। अब आप माल एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेकर के जा रहे हो, तो रास्ते में अगर आपको कोई ऑफिसर मिल जाता है तो उसके पास ये पावर है कि वो आपकी ई वे बिल, आपके पास जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है या नहीं, तो वो आपको चेक कर सकता है कि आपके पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स है या नहीं। वो आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकता है आपकी गुड्स की, आपके व्हीकल की। तो इस केस में क्या आता है कि कमिश्नर और एन ऑफिसर के पास ये पावर है वेरीफाई करने की ट्रांसपोर्टर कि वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स लेकर के जा रहा है या नहीं। बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? आपका इनवॉइस, आपका ई वे बिल नंबर, या फिर आपका कोई भी जो डिलीवरी चालान है। उस केस में अगर आपका कोई भी डिलीवरी चालान आपने इशू करा है तो वो आपको रखना पड़ेगा इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स के लिए, और आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा ई वे बिल। वो इंस्पेक्शन कर सकता है आपकी गुड्स की, वेरीफाई कर सकता है ई वे बिल को, या ई वे बिल नंबर आपका होना चाहिए। फिजिकल कॉपी ऑफ ई वे बिल नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप फिजिकल कॉपी नहीं रखते हैं तो आपको ई वे बिल नंबर आपके पास होना चाहिए। और इवेजन ऑफ टैक्स में आता है फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर प्रॉपर ऑफिसर या फिर कमिश्नर को ये डाउट है कि आप जो गुड्स की मूवमेंट कर रहे हो इवेजन ऑफ टैक्स के लिए कर रहे हो, तो कमिश्नर ऑथराइज कर सकता है किसी भी प्रॉपर ऑफिसर को, और वो प्रॉपर ऑफिसर आपकी गुड्स की ऑफिसर आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर और ऑफिसर एम्पावर्ड बाय हिम, तो उसको क्या कर सकता है, आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकता है आपके व्हीकल्स की, गुड्स की। उसके बाद आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस रीडर, RFID डिवाइस होती है, जिसमें ये डिवाइस भी लगाना ट्रांसपोर्टर के लिए मैंडेटरी है, लेकिन अभी तक ये कंसेप्ट इंडिया में आया नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि ये RFID डिवाइस जो बाहर के देशों में चलती है, इसमें क्या होता है, ऑनलाइन लोकेशन को सर्च किया जा सकता है आपके व्हीकल की, और ये इंस्टॉल्ड किए जाते हैं एट प्लेसेस जहां वेरिफिकेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स होनी है, वेरिफिकेशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ व्हीकल्स के लिए, और ई वे बिल हैज बीन मैप्ड विद द साइड इनवॉइस। RFID डिवाइस से आपकी व्हीकल को मैप कर लिया जाता है कि गुड्स के व्हीकल के अंदर क्या है, उन सभी चीज़ों को, और ऑनलाइन लोकेशन को सर्च किया जाता है। रिपोर्ट ऑफ ट्रांजिट चेकिंग में क्या आता है कि आपको समरी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। जो भी इंस्पेक्शन, मतलब जो ऑफिसर आपके गुड्स की चेकिंग करेगा उसको जो भी एवरी इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स की जाती है इन ट्रांजिट में, वो उसको रिकॉर्ड करके ऑनलाइन सबमिट करनी होती है पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी ई वे बिल 03 में। और प्रॉपर ऑफिसर को विद इन 24 आवर्स ऑफ इंस्पेक्शन, जैसे ही वो इंस्पेक्शन करेगा उसके 24 आवर्स के अंदर उसको अपनी सारी जो भी उसने इंस्पेक्शन करी है उसकी डिटेल्स उसको पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी ई वे बिल 03 में अपलोड करनी होती है। फिर उसको एक समरी रिपोर्ट के बाद एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी देनी पड़ती है जीएसटी ई वे बिल 03 में विद इन 3 days ऑफ इंस्पेक्शन, 3 दिन इंस्पेक्शन के। डिले ऑफ डिटेंशन मोर देन 30 मिनट्स फॉर्म जीएसटी ई वे बिल 04 ऑन द ई वे बिल पोर्टल। अगर आपका कोई भी
जो प्रॉपर ऑफिसर है बेवजह आपका ट्रक रोक के खड़ा हो जाता है 30 मिनट से ज़्यादा, तो ट्रांसपोर्टर के पास ये राइट है कि वो अपना GST ई-वे बिल 04 में अपडेट कर दे कि ऑफिसर ये ट्रक मेरा यहाँ पर डिले और डिटेंशन हो रहा है, मतलब जानबूझ के ट्रक को रोका जा रहा है, तो वो ई-वे बिल 04 में अपडेट कर दे। उसके बाद है नो ई-वे बिल जनरेटेड। अगर आपने ई-वे बिल जनरेट नहीं करा तो आपके ऊपर पेनल्टी कितनी लगेगी। जो भी आपका सप्लायर है, ट्रांसपोर्टर है, आर नॉट जनरेट द ई-वे बिल्स इन ट्रांजिट कैरी नो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। उसने ई-वे बिल जनरेट नहीं करा या फिर आपने ई-वे बिल जनरेट है लेकिन आपने जो ई-वे बिल की कॉपी है या ई-वे बिल नंबर अपने साथ रख के नहीं लेके जाते हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रख करके नहीं लेके जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपकी डिटेंशन की जा सकती है कन्वेंस की या गुड्स की। उसके बाद एक सीजर ऑर्डर पास होता है जिसमें गुड्स वो बोलते हैं कि हम सीज करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद एक नोटिस इशू होता है जिसमें गुड्स को अनबाइंड कराने के लिए, मतलब छुड़ाने के लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। फिर एक डिमांड ऑर्डर पास होता है, 14 डेज का टाइम होता है कि आप अपनी गुड्स को छुड़ा करके ले जाइए। अगर फिर भी आप नहीं छुड़ा करके ले जाते तो कन्फिस्केशन होता है आफ्टर 14 डेज। अब पेनल्टी कितनी लगती है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई भी टैक्सेबल गुड्स आप लेकर के जा रहे थे, आपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स कैरी नहीं करे, अब आपका ऑनर गुड्स को छुड़ाने जाता है तो उस पर पेनल्टी कितनी लगेगी। जो भी टैक्स है, मतलब जो भी उस गुड्स इनवॉइस वैल्यू में इनवॉइस जो वैल्यू की आप गुड्स लेकर के जा रहे थे उस इनवॉइस में जो भी टैक्स रेट एप्लीकेबल था 18%, 5%, 28%, तो वो टैक्स की पेनल्टी आप पर लगेगी। टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, प्लस उसकी पेनल्टी 100% ऑफ टैक्स पेबल, मतलब जो भी आपका टैक्स पेबल था उसकी 100% आपके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। अगर ऑनर के अलावा ट्रांसपोर्टर जाता है तो टैक्स की पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी, और टैक्स तो उसे देना ही पड़ेगा, प्लस पेनल्टी के तौर पर 50% ऑफ वैल्यू, जो भी इनवॉइस की वैल्यू है माइनस टैक्स ऑलरेडी पेड, मोर पेनल्टी टू बी पेड। मतलब अगर ट्रांसपोर्ट ऑनर के अलावा अगर ट्रांसपोर्टर जाता है माल को छुड़ाने तो उसको ज़्यादा पेनल्टी देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं जो गुड्स लेकर के जा रहा था उसकी वैल्यू, बेसिक वैल्यू 1 लाख रुपए थी, CGST रेट SGST रेट 6% था और 6000 की इन पर टैक्स था। अगर ऑनर गुड्स को छुड़ाने जाता है तो उस पर कितनी पेनल्टी लगेगी, जो भी टैक्स उस पर एप्लीकेबल हुआ है, टैक्स का मतलब ये CGST SGST 6000 प्लस 100% ऑफ टैक्स पेबल, जो भी उसको टैक्स पेबल करना है, यानी कि 6000 12,000 टोटल, उसके ऊपर 24,000 की पेनल्टी लगेगी। और अगर ऑनर के अलावा ट्रांसपोर्टर या कोई और जाता है गुड्स छुड़ाने तो टैक्स तो उसे देना ही पड़ेगा 6,000 का, प्लस 50% ऑफ वैल्यू माइनस टैक्स ऑलरेडी पेड। मतलब कि CGST और SGST का 1 लाख रुपए की इनवॉइस वैल्यू का 50% माइनस 6,000 यानी कि 44,000 और 44,000, तो इस केस में आपको ज़्यादा पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो हम अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं कि अगर आपका माल कभी रास्ते में पकड़ा जाए तो आप ऑनर ही माल छुड़ाने जाए। अगर आपका IGST का केस है तो आपकी पेनल्टी, टैक्स और पेनल्टी को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए बाय 2 से, मतलब कि मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका दुगना हो जाएगा। स्टेट लिस्ट ऑफ ई-वे बिल एग्जम्पशंस में क्या आता है कि अगर आपका ओन स्टेट है, मतलब कि स्टेट लिस्ट ऑफ ई-वे बिल एग्जम्पशन में आता है कि एक स्टेट अपने स्टेट को, मतलब कि इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट अपने स्टेट को, जो उसका खुद का स्टेट है, उसको स्पेशल एग्जम्पशन दे सकती है। जैसे दिल्ली के केस में क्या हुआ है कि यहाँ पर हमें स्पेशल एग्जम्पशन में कवर किया गया है स्टेट लिस्ट ऑफ ई-वे बिल एग्जम्पशंस में, जहाँ पर अगर हम कोई भी इंटर स्टेट मूवमेंट कराते हैं तो हमें कोई ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है अप टू अ लिमिट ऑफ 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए तक हमें कोई लिमिट, 1 लाख रुपए तक की हमारी लिमिट है, हमें कोई ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। वैसे कंसाइनमेंट वैल्यू अगर आपकी 50,000 से ज़्यादा होती है तो आपको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता है। तो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने मैक्सिमम इसमें कवरेज करने की कोशिश करी है, काफ़ी छोटे टाइम में मैंने आपको कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी चीज़ें कवर की जाएं ई-वे बिल के रिगार्डिंग। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।